Hello everyone, welcome back to the channel. Again, I'm back with another question series, or this is the part 3 on that mock test number 26, जो अभी तक मैंने डिस्कस किया था. कल कल ही मैंने सोचा था कि इसको कंप्लीट कर दूंगी, बट द वीडियो एक्सीडेड 30 मिनट्स, so I thought कि मैं उस पार्ट 3 कर लेते हैं उसका. So let's do it without doing any further ado. ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ था. आप यू कैन सी कि इसमें टिक मार्क लगा हुआ है. बट आई थॉट ये इसका एक बार कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. इसमें कुछ नहीं है कि इसमें बस ये कहा गया है कि एक हर एक जो स्टेयर है ना, उसकी जो हाइट है वो h है और जो विड्थ है वो w है. और फर्स्ट स्टेयर से ऊपर से ने इसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट दी है गिरने के लिए, और इनसे ये पूछा है कि आखिरी कौन सी मतलब कहाँ तक ये जाके गिरेगी फाइनली. और वो जो स्टेयर है उस nth स्टेयर की बात कर रहे हैं. तो nth स्टेयर पे ये जाके गिरेगी, तो हमें इस nth स्टेयर की वैल्यू निकालनी है कि ये कौन सी सीढ़ी होगी जहाँ पे ये बॉल फाइनली जाके गिर जाएगी और रुक जाएगी. उसके बाद क्या होता है वी डोंट नो. हम्म तो मान लेते हैं n स्टेप्स थे. तो अगर इतनी हाइट स्मॉल h है, तो n मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी हाइट आ जाएगी nh. ऐसे ही अगर एक स्टेयर की विड्थ w है, तो इसमें n मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी हॉरिजॉन्टल रेंज काइंड ऑफ आ जाएगा, या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगी. अब ये जो प्रोजेक्टाइल है, क्या ये आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा नहीं दिख रहा? तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है. अब h इज इक्वल्स टू एन एच हमने बता दिया कैसे आया, x इज इक्वल्स टू एन डब्ल्यू कैसे आया ये बता दिया. अब क्योंकि सिंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हुई है और वर्टिकल कोई वेलोसिटी है नहीं, तो हमने वर्टिकल मोशन कंजर्व की इक्वेशन लगाई, सेकेंड लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन. ये इक्वेशन लगाई, इसमें वैल्यू रखी कि u तो 0 है वर्टिकल हाइट में, जी ए की जगह जी रख दिया. अब टाइम पीरियड की जगह क्या रखोगे? तो टाइम के लिए तुम्हें एक्स तो पता है ना, तो जितना समय नीचे आने में लगेगा उतना ही समय आगे बढ़ने में भी लगेगा. तो x इज इक्वल्स टू v बाई टी. तो तो जो टाइम पीरियड है विल बी v बाई एक्स. अरे सॉरी, हाँ, एक्स एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर. एक्स बाई टी जो होता है वो भी होता है, सॉरी, एक्स बाई टी जो होता है वो भी होता है. तो टी आ जाएगा एक्स बाई वी. ये हमारे पास आया. तो टी की जगह पे ये वैल्यू रखी और इसको सॉल्व किया, तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, दो बार एन आएगा ना. एन एन कैंसिल हो जाएगा, एच बचा. अब एच इज इक्वल्स टू फाइनली ये आया और एन हमें निकालना था, तो एन को इसी तरफ रख के बाकी सब इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो एन की वैल्यू भी फाइनली आ जाती है. हालांकि ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, बट आई वांटेड टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इट. ये क्वेश्चन भी मेरा सही हुआ था, बट आई लाइक दिस क्वेश्चन, सो आई पुट इट अप ओवर हियर. इसमें ये कहा गया है कि एक मास है जिसका 200 kg का मास रखा हुआ है, इसको ऊपर खींचा जा रहा है, और ऊपर खींचा जा रहा है, कुछ आदमी लग रहे हैं जो इसे खींच रहे हैं. और वो हर एक आदमी जो है वो 500 न्यूटन का फोर्स लगाता है. तो मान लो टोटल फोर्स जो होगा वो n500 न्यूटन होगा, क्योंकि n लोग लग रहे हैं, तो टोटल फोर्स उनका ऐड हो जाएगा ना. तो मैंने कहा कि भाई इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो n इंटू 500 न्यूटन लग रहा है. अब इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ये देखो. इस बॉडी पे अपना खुद का पहले नीचे वेट mg लग रहा है, तो तुम इसका क्या कंपोनेंट नहीं कर सकते, जैसा तुम्हें क्लास में भी
जैसे हम लोग के सारे टीचर्स ने, सबके टीचर्स ने ये कंपोनेंट करना बताया है। तो ये mg cos थीटा हो गया इधर, और mg sin थीटा हो गया, है ना। तो इस फोर्स की वजह से ये नीचे जा सकता है, इस फोर्स की वजह से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा। अब ये इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, लेकिन क्योंकि इसको लोग ऊपर की तरफ खींच रहे हैं इस फोर्स से, तो अल्टीमेटली ये ऊपर ही जा रहा है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, क्योंकि भाई यहाँ पे रफ सरफेस बोला गया, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। कई लोग क्या करते हैं कि फ्रिक्शन इधर लगा देते हैं, सोचते हैं कि इधर गिरने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन ऊपर लगना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज, और द कैच ओवर हियर इज कि हम फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन हम तब देखते हैं कि भाई जो जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका नेट रिजल्टेंट किधर आ रहा है। इसमें नेट रिजल्टेंट बोला गया है और कि इसे खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ, कि अगर ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है यानी इस तरफ जा रहा है, राइट। तो और जो ग्रेविटेशन की वजह से जो फोर्स लग रही थी उसका कंपोनेंट इस तरफ है, ठीक है। खींचा इस तरफ जा रहा है, नेट इस तरफ है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। यानी कि फ्रिक्शन जो है वो सपोर्ट करेगा किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को, कि इसको नीचे लेके जाओ। और ये n/500 आ गया, फाइन। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस कर देना है। तो पहले तुमने mg sin 45 की वैल्यू निकाली। अब क्योंकि इसको तुम्हें पूरा मतलब √2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, 1.4 रख लो, 1400 न्यूटन आ गया। ये तुमने पता है कैसे करोगे। इसके बाद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के लिए म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg cos 45 के बराबर है। mg cos 45 की वैल्यू रखो, म्यूएस 0.5 है। इसको सॉल्व करोगे तो 5√2 इंटू 10⁻², ये 700 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। एफ नेट किसके बराबर है, n/500। और एफ नेट ये नीचे जो फोर्स लगा रहे हैं दो, वो कितने हुए, 1400 और ये 700, यानी 2100। 2100 न्यूटन इज इक्वल टू n/500। n की वैल्यू 4.2 आया। अब n की वैल्यू जो 4.2 आई है, हम अब आदमी तो या तो 4 होंगे या 5 होंगे। अब ऑप्शन में देखो 5 दिया हुआ है, तो ठीक है 5 हम मान लेते हैं। अगर 4 दिया होता तो हम इसको 4 ही लेते, ठीक। 4.2 इज नॉट द आंसर। आज इंसान को आधा कार्ड थोड़ी ना दोगे, दैट इज वाई। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। उस वक्त मेरा एक्चुअली दिमाग नहीं काम किया कि मैं इसे कैसे करूं। तो लेट्स सी दैट कैसे होगा। देखो दो सेल्स ये गिवन है, इनका ईएमएफ 4 वोल्ट और 10 वोल्ट, ठीक है। और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और 2 ओम दिया है, और ये कनेक्टेड है इन सीरीज विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर, ठीक है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल इज 0, इसके अक्रॉस 0 हो गया पोटेंशियल, फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल 0 हो गया। तो हमें आर की वैल्यू चाहिए। अब इस सर्किट में तुम पहले करंट निकाल लो, करंट निकाल लो कि कितना करंट था इस सर्किट में जब ये सब फंक्शनल थे, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 14 बाय, क्योंकि देखो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस करना था, तो 14 वोल्ट ऊपर, और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट ये तीनों सीरीज में है, तो 3 प्लस आर, ये तुम्हारे पास करंट आ गई सर्किट में। अब कह रहा है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इंटरनल मतलब ईएमएफ जो है वो तो 0 तो है नहीं, यानी तुम्हारा पोटेंशियल अगर 0 है तो ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है। तो ई इज इक्वल टू आई आर के बराबर, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने बस यहाँ पे किया है। अब मैंने ई की जगह पे 4 रख दिया, क्योंकि इसके इसी के अक्रॉस तो पोटेंशियल 0 हुआ था। और आई की जगह पे क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दी, 14 बाय आर प्लस स्मॉल आर प्लस 3। और स्मॉल आर क्या था, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ये 1 ओम रख दिया।
इसको सॉल्व किया तो तुम्हें फाइनली कैपिटल आर मिल गया जो कि तुम्हें चाहिए था 0.5 ओम के बराबर। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत मुश्किल टफ क्वेश्चन नहीं था। बस ये समझना था कि ये इक्वेशन हमें यूज करनी है और इस इक्वेशन में जो ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाता है फर्स्ट वाले सेल में, तो ये v की वैल्यू जीरो होती है, ईएमएफ की वैल्यू जीरो नहीं होती, ईएमएफ की वैल्यू ये गिवन है। ठीक है, यही एक कैच था इस क्वेश्चन का। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, एक पॉइंट है जो मूव करता है अलोंग एन आर्क ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस r है। ठीक है, इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस कवर्ड s। अच्छा, as v is equals to a root s, the angle theta between the vector of total acceleration and the tangential acceleration। यहाँ वैसे टोटल नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वर्सेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखना चाहिए था, क्योंकि ऑप्शन ऐसे नहीं है। अगर हम टोटल एक्सेलरेशन निकालते तो फिर हमें ए नेट निकालना पड़ता, तो ये चीज यहाँ पे गलत लिखी हुई है। तो लेट इट बी। अब ये देखो, हमने एक एक सर्कल लिया, इस सर्कल में मूव कर रहा है पार्टिकल आर्क के अबाउट जिसका रेडियस आर है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रही है, v इज इक्वल्स टू ए रूट एस पे। ठीक है, ए एक कांस्टेंट है, हमें थीटा चाहिए तो एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में। तो क्या करो, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल था, ये चला, कुछ थीटा एंगल उसने कवर किया, यहाँ पे ये पहुंचा, तो इसके पास कौन कौन सा एक्सेलरेशन होंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, इसके पास अगर सर्कल में है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। तो हमें ये रिजल्टेंट है। अब हमें इसमें tan थीटा यानी थीटा की वैल्यू चाहिए, tan थीटा चाहिए, सॉरी थीटा की वैल्यू नहीं, tan थीटा चाहिए। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे आता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक तो होता है dv बाई dt, और एक फॉर्मूला आपने v dv बाई ds भी पढ़ा होगा। तो बस v की वैल्यू हमने यहाँ रख ली जो हमें गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, वही रखा मैंने, a रूट s, और यहाँ पे भी a रूट s। अब इसको बस तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। रूट एस को एस की पावर हाफ लिख सकते हो, डिफरेंशिएट करोगे तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई होती है ना, यानी कि ए एस की पावर हाफ, और ये हाफ मल्टीप्लाई हुआ, ए कांस्टेंट है तो वो बाहर ही आ गया, और एस की पावर 1 माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा एस की पावर माइनस हाफ आ जाएगा। एस की पावर माइनस हाफ और एस की पावर हाफ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया वो ए स्क्वायर बाय 2 के बराबर आ गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए कुछ नहीं, हमें जो v दिया है बस उसी को रख दो, a रूट एस होल स्क्वायर अपॉन आर, ए स्क्वायर एस बाय आर रख लिया। अब इसमें हमें बस tan थीटा रखना है। tan थीटा यहाँ पे किसके बराबर होगा, ये थीटा था तो ये किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। देखो, तो ये इसके बराबर आ गया, जो tan थीटा होता है वो आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये इसकी वैल्यू रखो, बस सेंट्रीपिटल के एक्सेलरेशन की ये वैल्यू आई थी, टेंजेंशियल की ये आई थी, डिवाइड कर दो, tan थीटा की वैल्यू 2s बाय r आ गया। ये वाला क्वेश्चन सोचना लायक क्वेश्चन था थोड़ा। इफ यू नो इट यू नो इट, इफ यू डू नॉट यू डू नॉट वाला टाइप क्वेश्चन था, ऐसा था। ठीक है, देखो, एक हेवी ब्रास स्फीयर है जो कि टंगा हुआ है फ्रॉम अ स्पाइरल एंड इट एग्जीक्यूट्स वर्टिकल वाइब्रेशंस विद टाइम पीरियड p t। The sphere is now immersed in a non-viscous liquid with a density of 1/10 that of brass. When set into vertical vibrations with the sphere remaining inside the liquid all the time period बताइए क्या होगा। एक हैवी मास है, ब्रास का स्फीयर का है, और उसको हमने स्प्रिंग या स्पाइरल से अटैच किया हुआ है, और ये एक वर्टिकल वाइब्रेशन कर रहा है विद टाइम पीरियड t। ठीक है,
अब इस स्फीयर को हमने डाल दिया गाढ़ नॉन विस्कस लिक्विड में, गाढ़ा भी लिक्विड नहीं है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी जो है वो ब्रास की डेंसिटी से की 1/10 है। अब हमने इसको वर्टिकल वाइब्रेशन किया है। वर्टिकल वाइब्रेशन मतलब ऊपर नीचे ऐसा। हम्म और जो स्फीयर है वो लिक्विड के अंदर हमेशा है। तो हम लोग दिक्कत ये करते हैं कि हम लोग तुरंत ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ये भाई टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है ये सिंपल पेंडुलम के लिए होता है। ये सिंपल पेंडुलम नहीं गिवन है हमें, स्प्रिंग लगी हुई है, तो उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। और टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा डेंसिटी पे, लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, हेंस टाइम पीरियड सेम रहेगा क्योंकि पूरा का पूरा डिसॉल्व है इसमें। अब आ जाओ बस लास्ट टू क्वेश्चंस बट नॉट लीस्ट। तो यस, इसमें इसमें गलती ये होती है इधर साइड, ये देखो मैंने मार्क भी किया हुआ है, इधर साइड से पूछा था, दोनों तरफ से पूछा था। एक सोर्स है जिसका वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है और ये गिर रही है ऑन अ सिंगल स्लिट 1 mm वाइड, और एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट फ्रिंजेस ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज, ये देखो, ये एक सेंट्रल ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट से जो फर्स्ट ब्राइट आया वो ये रहा और यहाँ से ये रहा, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने बताया। हम्म तो दोनों फर्स्ट ब्राइट के बीच में जो दोनों तरफ है, इस तरफ वाला भी और इस तरफ वाला भी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस उसने पूछा है। अगर सेंटर से देखते तो ये आता बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, लेकिन सेंटर से नीचे भी तो देखना है तो उसमें 2 मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। बस यही एक कैच था, फॉर्मूला तो सबको पता है, बस इसे सॉल्व कर लो। अब इसमें कुछ नहीं रहा, अब ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आई डोंट मे बी यस यस, इट्स इट्स an easy question, but the problem is कि I did the calculation wrong। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई थी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, जो कि हमें पता है V/4L के बराबर होती है और ये 512 हर्ट्ज के बराबर गिवन है। ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी V/2L होती है। अगर ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नीचे 4/4L आ जाएगा, यानी कि क्या तुम इतने को कह सकते हो कि 512 के बराबर है। 512 इंटू 2 1024 हर्ट्ज, एंड दिस इज व्हाट फाइनली वी आर डन। अब मैं इस मॉक के पेपर को डिस्कस कर चुकी हूँ फाइनली। अब मुझे ये क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने हैं। अब कोई इससे रिलेटेड कोई पार्ट नहीं आएगा, इससे अब दूसरे क्वेश्चन आएंगे दूसरे मॉक से। तो आई होप कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वाले क्वेश्चन डिस्कस कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच एंड नाउ आई विल बी टेकिंग लीव। और आज मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया है, तो यस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।